दोस्तों, जैसे कि हम जो पहला चैप्टर है इंडियन पॉलिटी बुक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो उसमें हम ज़्यादातर दोनों पार्टों में पूरे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। दो टॉपिक जो रह गए थे हमारे, एक तो साइमन कमीशन का और दूसरा था कम्युनल अवार्ड को। उन दोनों टॉपिक को और तीसरा इंटीरियम गवर्नमेंट, इन तीनों चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइमन कमीशन को। जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, उसमें एक प्रोविज़न था कि जब ये एक्ट पास किया गया था उसके ठीक 10 साल बाद एक कमीशन को बनाया जाएगा। और ये कमीशन जो है वो 1919 के एक्ट को तो रिव्यू करेगी, साथ ही साथ आगे उसमें आगे जो आने वाले जो एक्ट हैं उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस आधार पर उसे बनाया जाए। जैसे कि भारत को एक नए संविधान की भी बात चल रही थी कि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस है उनको रखा जाएगा। उसी को देखते हुए एक 10 साल बाद कमीशन बनाई जाएगी। तो अगर हम देखें तो 1919 की 10 साल बाद मतलब है 1929 में ये कमीशन बनाई जानी थी। लेकिन इस कमीशन को क्या हुआ कि 2 साल पहले ही बना दिया गया था और ये बनाया गया था 1927 में। चलिए शुरू करते हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हैड अ प्रोविजन दैट अ कमीशन वुड बी अपॉइंटेड 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नेंस स्कीम एंड सजेशन न्यू स्टेप्स। कि जो 1919 के एक्ट है उसके 10 साल बाद एक कमीशन बनाई जाएगी। बुक स्टडी करेगी क्या प्रोग्रेस, कितनी प्रोग्रेस हुई है अब तक और किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको एक नई रिपोर्ट में सजेशन अपने देगी। अब इसकी क्या है कि इसमें 7 मेंबर ये कमीशन थी और 7 तो जो मेंबर्स थे वो क्या थे, यूरोपियंस थे, वाइट मैन थे। तभी तो कहा था कि गोरी कमीशन। तो इसमें किसी भी इंडियंस को इंक्लूड इसमें नहीं किया गया था। सभी 7 मेंबर क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। और इसी बात को देखते हुए, इसी बात से क्या है कि जो इंडियंस थे वो सभी नाखुश थे इस कमीशन से कि जो क्या ज़रूरत है भारतीयों को, इसमें भारतीयों से अच्छा कौन जान सकता है। लेकिन किसी भी इंडियंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। इसीलिए जब ये इंडिया आए थे, कमीशन कमीशन आई थी, तो इन सभी को बॉयकॉट किया गया था। जैसे सबसे पहले जब इन्होंने लैंड किया था, महाराष्ट्र वहीं से स्टार्ट हो जाता है और जहाँ जहाँ ये गए थे वहाँ इन्हें काले झंडे देखने को मिले थे। और ये किसकी अध्यक्षता में, उस समय 1927 में जब इसे बनाया गया था, तो लेबर कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी प्राइम मिनिस्टर, वो रूल पावर में थी कंजर्वेटिव पार्टी। तो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे स्टैनली। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि जब सैमन कमीशन को बनाया गया था उस समय पे ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो कौन थे, स्टैनली बॉल्डविन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए तो बनाई गई थी। अगर हम देखें तो जो कि 1929 में ड्यू थे। यहाँ ये एक बात देखने की ज़रूरत है कि जब ये कमीशन बनाई गई थी तो आखिरकार ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसको इतनी जल्दी क्यों हो गई कि उसने 1929 की जगह 1927 में, ये 2 साल पहले ही कमीशन को बना दिया। क्योंकि वहाँ इंग्लैंड में क्या है कि इलेक्शन होने को थे और वहाँ 2 पार्टियाँ थीं। एक तो थी कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी थी लेबर पार्टी। अब अभी जो करंट में, जब इस समय पे ये कमीशन बनी थी जब पावर में थी कंजर्वेटिव पार्टी, तो इनको डर था कि आगे आने वाले जो इलेक्शन है उनमें इनकी हार होगी। और जब हार हो जाएगी तो पावर में अगर लेबर पार्टी आती है तो वो इन पर क्वेश्चन जरूर करेंगे कि आपने इतनी एक प्रीशियस कॉलोनी को एक लापरवाही हाथों में क्यों छोड़ दिया, रिस्पॉन्सिबल जो लेबर हैंड्स है उनके हाथों में इसको क्यों छोड़ दिया था इतनी एक प्राइस। क्योंकि भारत को क्या है, पहले सोने की चिड़िया कहा जाता कि इतनी एक प्राइस कॉलोनी थी, उसको ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल लोगों के हाथ में छोड़ दिया। तो इस तरीके की किसी भी तरीके के क्वेश्चन से वो बचने के लिए इन्होंने 2 साल पहले ही कमीशन को बना दिया गया था। अब ये कमीशन भारत में आती है और ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ इनको क्या है कि विरोध देखने को मिलता है। तो इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी। तो उन रिकमेंडेशंस की बात करें तो इसी बीच क्या हुआ कि 3 राउंड टेबल जब ये वापस जाती है 1930 के करीब में, अपनी रिपोर्ट ये जमा करते हैं ब्रिटिश कैबिनेट के पास, तब क्या हुआ कि जो इंडियंस थे वो इस चीज़ से नाखुश थे। तो इन्होंने 3 कॉन्फ्रेंस की थी जिसको कहते हैं हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 3 की गई थी। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तो ज़्यादातर सभी लीडर्स गए थे, लेकिन कांग्रेस है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और दूसरी जो हुई थी उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी गए थे इधर से। और तीसरी जो थी उसमें फिर से कांग्रेस ने वर्कआउट कर दिया था, मतलब उन्होंने अटेंड इसे नहीं किया था। तो ये आपको इनकी जो ईयर है कि कब ये हुई थी वो हमें याद करनी है। आपको पेपर में ज़्यादातर जो है वो ये पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड किया गया था। तो इसकी जो इसका मतलब अटेंड राउंड टेबल करने का पीछे कारण यही था कि कॉन्फ्रेंस की जो इंडियंस हैं वो आएँ और वो अपनी बात रखें
कि क्या क्या वो संशोधन चाहते हैं, लेकिन जो जब इस चीज़ को बिल्कुल खारिज कर दिया गया था। और इसी की जो रिपोर्ट थी वो आगे चल के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, उसमें वो जो तैयार किया गया था एक्ट, वो इसी रिपोर्ट के आधार पर उसको बनाया गया था। तो इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, वो हम देखते हैं। कि पहली बात तो क्या है कि इन्होंने जो डयार की थी उसको ख़त्म करने की बात की थी, कि उन्होंने कि डयार की जो है प्रोवेंसेस में इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। और साथ ही साथ ये क्या है कि प्रोवेंसेस में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाया जाए, ठीक है, और पूरी पूरी उन्हें ऑटोनॉमी दी जाए। नेक्स्ट है, द गवर्नर हैज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर इन रिलेशन टू द इंटरनल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू प्रोटेक्ट द डिफरेंट कम्युनिटीज़। अब जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई थी, कि वो क्या है कि जब कभी उसे लगे कि कोई खतरा होने वाला है या कोई रिवोल्ट होने वाला है, ऐसी कभी भी अगर आशंका होती है, तो वो एक अपनी तरफ से कोई भी स्टेप ले सकता है। एक ये मतलब, और क्या है कि जो गवर्नर की जो पोस्ट थी, ये प्रोवेंसेस के जो गवर्नर थे उनकी जो पोस्ट थी उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था इस एक्ट के द्वारा। तीसरा है कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज्ड। जो प्रोवेंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल वॉज टू हैव कंप्लीट पावर टू अपॉइंट दी मेंबर्स ऑफ कैबिनेट। की जो गवर्नर जनरल है उसको पावर दी जाए कि वो कैबिनेट के मेंबर्स को और ज़्यादा नॉमिनेट कर सके। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट पे पूरा जो कंट्रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने कहा था कि जो सिंध है, सिंध को बॉम्बे है, जो बॉम्बे था उस समय पे, उससे अलग किया जाए। और ऐसे ही जो बर्मा है, बर्मा का मतलब जो प्रेजेंट डे में आज म्यांमार है, इसको पहले बर्मा नाम से जाना जाता था, तो इसको भी इंडिया से अलग किया जाए। अच्छा, ऐसा क्यों कि सिंध और बर्मा को दोनों को इंडिया से अलग करने की बात इसलिए क्योंकि ये इंडिया के एक नेचुरल पार्ट नहीं थे। इनको जो क्या है कि ब्रिटिशर्स ने बाई वॉर जैसे और सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनके तहत इनको अपने अंडर में कर लिया था। तो यही बात इसमें रखी गई थी, इन दोनों ही जो प्रोवेंसेस हैं दोनों को ही अलग किया जाए, बर्मा और सिंध को अलग किया जाए। नेक्स्ट कुछ रिकमेंडेशंस हैं, ये यहाँ पर शुरू होती हैं, ये पूरी हो जाती है कि जो साइमन कमीशन थी उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी। जो यहाँ से साइमन कमीशन गए थे, उन्होंने एक वाइट पेपर जमा किया था, और उसी के आधार पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का वो पूरा तैयार किया जाता है। उसमें जो भी कुछ इंक्लूड किया गया वो सभी इसकी रिकमेंडेशंस थी, उनको उसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बेसिकली मिला दिया जाता है। इसी सीरीज़ में अगर नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड की जब घोषणा की गई थी वो कब की गई थी, 1932 में। यहाँ जी याद करने की ज़रूरत है, इसको कब इसकी घोषणा की गई, तो अगस्त 1932 में। उस समय पे जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, ये ब्रिटिशर्स की हमेशा से ही एक पॉलिसी रही थी कि डिवाइड एंड रूल, कि जितना इन्हों बांटो उतना ही शासन करो। तो इसी के तहत देखा जाए कि 1909 था, उसमें क्या कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविज़न को लागू कर दिया इंडिया में, जिसके तहत जो मुस्लिम्स थे वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जो थे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो मुस्लिम्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे। ऐसे ही आगे चल के 1919 था, उसको जो इलेक्टोरेट सिस्टम है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया था। जैसे सिख है, इंडियन क्रिश्चियन थे, एंग्लो इंडियंस थे, इनको भी ये चीज़ दे दी गई थी। ऐसे ही कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा की गई थी 1932 में, जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस समय पे जब कांग्रेस इस साइमन कमीशन से नाखुश थी, इसकी रिकमेंडेशन से, तो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, इन्होंने घोषणा की थी कि जो डिप्रेस कास्ट है उसको भी कम्युनल अवार्ड, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट जो सिस्टम है उसका लाभ दिया जाएगा। मतलब क्या है कि ना एससी जो थे शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट कर सकते थे अपने शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स को। अब इस चीज़ को देखते हुए क्या कहा है कि ये कम्युनिटी को जो और ज़्यादा मतलब वीक कर रहे थे, अब हिंदू जो कम्युनिटी थी उसको और ज़्यादा तोड़ रहे थे। तो इसी को देखते हुए गांधी उस समय जेल में थे, यरबदा पुणे में, तो जेल में थे वो। उस समय क्या है कि वो बैठ गए धरने पर, और ये ऐसी थी कि जब तक वो खाना नहीं खाएंगे, जब तक ये जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की है ये वापस नहीं ले ली जाती है। ऐसे ही कांग्रेस के लीडर्स थे और बी आर अम्बेडकर के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बातचीत हुई थी कि इस चीज़ को, क्योंकि अम्बेडकर तो इस बात से मतलब इस बात के पक्ष में थे। तो इसी को देखते हुए लेकिन गांधी जी नहीं थे कि एक हमारी एक सोसाइटी है उसको भी और ज़्यादा डिवाइड किया जा रहा है। तो कई सारे कांग्रेस के लीडर्स ने, जो बी आर अम्बेडकर हैं और भी जो
शेड्यूल कास्ट के लीडर्स थे उनको मनाया कि आप जाके गांधी जी से बात करो, इस बात पर मान जाओ। तो फिर बाद में चल के एक पूना पैक्ट होता है, पुणे पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, ये होता है सितंबर 1932 में। तो ये कब डेट पूछी जाती है कि पूना पैक्ट किसके बीच में साइन किया गया था, तो ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में इसको साइन किया गया था। और कब किया गया था? सितंबर 1932 में, 1932 में था। इसमें फिर क्या हुआ कि इस चीज़ से करा गया था कि इस सेपरेट इलेक्टोरेट जो सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए, मतलब शेड्यूल कास्ट तक इसको नहीं लाया जाए। दूसरी बात क्या कि एससी की जो सीटें थी वो लेजिस्लेटिव, जो सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इनको कुछ सीटें रिजर्व की जाएंगी, और उस चीज़ पर अंबेडकर जी एग्री हो गए थे। तो बाद में ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है एससी को उसको ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट इस चीज़ में आता है, हम चलते। तो इंटीरियम गवर्नमेंट जब ये बनी थी तो इसके जो टोटल मेंबर्स थे लगभग 14 करीब मेंबर्स हैं, और उन 14 मेंबर्स के बारे में अभी हम अब कवर करेंगे हम इंटीरियम गवर्नमेंट। अच्छा, इंटीरियम गवर्नमेंट जो थी, इंटीरियम गवर्नमेंट है जो इंडिया की, वो कब बनी थी? तो ये बनी थी 2 सितंबर 1946 को इसमें बनाया गया था। अच्छा, शुरुआत में जैसे इलेक्शन तो मुस्लिम लीग ने भी लड़ा था, लेकिन उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया था। तो मुस्लिम लीग के कोई भी मेंबर इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम कैबिनेट में नहीं थे। लेकिन बाद में लगभग 26 अक्टूबर करीब में, 26 अक्टूबर 1946 में 5 जो मेंबर्स थे, 5 मुस्लिम मेंबर्स थे जो थे मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, वो इंटरिम कैबिनेट का हिस्सा बने थे, कैबिनेट का हिस्सा बने थे। तो इसमें जो लगभग 14 करीब मेंबर्स थे उनको कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए गए थे वो सब चीज़ें कवर करेंगे। और यही ज़्यादातर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इंटरिम कैबिनेट के पार्ट नहीं थे, या मेंबर इनमें से कौन से नहीं थे। तो उसी को अगर हम कवर करें तो पहले जो है जवाहरलाल नेहरू, ये वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल के, और एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिफॉर्म्स का इन्हें पोर्टफोलियो दिया गया था। दूसरे थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये होम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का पोर्टफोलियो मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो ने दिया गया था। डॉक्टर जॉन मथई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। जगजीवन राम, लेबर दिया गया था, लेबर पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो यहाँ सिंपली आप कह सकते हो कि एक मंत्रालय के तौर पे इन्हें दी गई थी। या सरदार बलदेव सिंह, इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। CH भाभा, इनको वर्क्स, माइंस और पावर जो डिपार्टमेंट है उसका इंचार्ज इन्हें बनाया गया था। नेक्स्ट है लियाकत अली, जो मुस्लिम लीग के थे, इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया था। अब्दुल रब निस्तार जो है उनको पोस्ट एंड एयर। आशिफ अली, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। सी रंगराजन नहीं, सी राजगोपालाचार्य, एजुकेशन और आर्ट्स डिपार्टमेंट दिया गया था। आई चुंदरीगर जो थे उन्हें कॉमर्स डिपार्टमेंट दिया गया था। गजनफर अली खान, हेल्थ डिपार्टमेंट। और जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। अच्छा, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनमें से कुछ मेंबर जो थे बाद में चल के इनके जो पोर्टफोलियो है उनको चेंज कर दिया गया था। जैसे अगर हमारा पहला जो कैबिनेट बना था ना फ्री इंडिया का 1947 में, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स थे उनमें से कुछ को है वो चेंज कर दिया गया था। और जवाहरलाल नेहरू तो वाइस प्रेसिडेंट थे ही काउंसिल के। अगर हम बात करें किस किस की जो बदले गए थे, तो जैसे तो जो लियाकत अली है उनको फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो उनके पास था, बाद में ये जो है वो RK शेट्टी दे दिया गया था। RK शेट्टी को, RK सगमुगम शेट्टी है वो उनको दे दिया गया था। तो आपको चेंज कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से कि किस किस के पोर्टफोलियो चेंज कर दिए गए थे। तो जैसे आसिफ अली हैं जो रेलवे का पोर्टफोलियो था, बाद में जॉन मथई को बनाया गया था रेल मंत्री। और सी राजगोपालाचार्य जो पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे, अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और ऐसे ही देखें हम, जो गजनफर अली खान है पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, बाद में जो है राजकुमारी अमृत कौर को बनाया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल पहले जो लॉ मिनिस्टर थे, बाद में ये पोर्टफोलियो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दे दिया गया था। तो इस तरीके से जो 5 मेंबर्स हैं इनके पोर्टफोलियो चेंज किए गए थे, आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये टोटल हमारे जो 3 टॉपिक रह गए थे उनको इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।